आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कोल के फ्यूचर के बारे में जो आपको चौंका देगा। फिर हम डिस्कस करेंगे एक मार्केट मैनिपुलेशन और पंप एंड डंप केस को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है फ्राइडे 27 दिसंबर। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। और अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो हमारी नो स्पैम न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर अ क्विक रनडाउन। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहली स्टोरी पर। आज हम डिस्कस करेंगे 2024 का एक सबसे सिग्निफिकेंट और कंट्रोवर्शियल एनर्जी स्टोरी, ग्लोबल कोल मार्केट। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या आईईए ने अभी अपना कोल 2024 रिपोर्ट रिलीज किया और ये उनके लिए एक रियलिटी चेक है जो सोचते थे कि कोल का ट्रेंड अब खत्म होने वाला है। सबसे पहले हेडलाइन नंबर की बात करते हैं। ग्लोबल कोल डिमांड 2024 में 8.77 बिलियन टन्स के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। पर सिर्फ ये नंबर इंटरेस्टिंग नहीं है, ज्यादा फैसिनेटिंग ये बात है कि आईईए का नैरेटिव कितना ड्रामेटिकली बदल गया है। पिछले साल तक आईईए कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट कर रहा था कि 2023 कोल डिमांड का पीक होगा और रिन्यूएबल एनर्जी कोल कंजम्पशन को कम करना शुरू कर देगी। अब आईईए 2027 तक ग्रोथ फोरकास्ट कर रहा है। एनर्जी जर्नलिस्ट हावियर ब्लास ने पॉइंट आउट किया है कि पिछले साल के 2026 फोरकास्ट और इस साल के बीच 503 मिलियन टन का डिफरेंस है, जो यूएस और जापान के कंबाइंड एनुअल कोल यूज का बराबर है। पर इस डिमांड सर्ज का कारण क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है चाइना, जो अकेले बाकी दुनिया के कंबाइंड कोल कंजम्पशन से 30% ज्यादा कोल कंज्यूम कर रहा है। पर चाइना और कोल का रिलेशनशिप काफी बदल गया है। 2021 से इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जीडीपी से तेज ग्रो कर रहा है, जो अनयूजुअल है। इसका कारण सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं है। एआई डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन से नए डिमांड्स देखने को मिल रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कोल की क्वालिटी इशू। जब से चाइना ने शॉर्टेज अवॉइड करने के लिए प्रोडक्शन रैंप अप किया है, तब से उनके कोल की क्वालिटी कम हुई है। अब इन्हें ज्यादा कोल जलाना पड़ता है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करने के लिए, जो कंजम्पशन और एमिशन के लिए अच्छी न्यूज नहीं है। सप्लाई साइड पर भी काफी फैसिनेटिंग शिफ्ट्स हो रहे हैं। चाइना, इंडिया और इंडोनेशिया, जो टॉप 3 प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने 2024 में रिकॉर्ड लेवल्स पे प्रोडक्शन किया है। इंडोनेशिया ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी प्रूव की है, जो 2024 में लगभग 500 मिलियन टन एक्सपोर्ट करने की उम्मीद रखता है। ये लेवल अब तक कोई कंट्री अचीव नहीं कर पाई है। कोल ट्रेड की ज्योग्राफी भी फंडामेंटली बदल रही है। रशिया के यूक्रेन का इन्वेजन कोल एक्सपोर्ट को तेजी से एशिया की तरफ ला रहा है। आज 84% रशियन कोल एक्सपोर्ट्स ईस्ट जा रहे हैं, जो 2022 के 2/3 से बढ़ गया है। पर यह शिफ्ट इतना सिंपल नहीं है। रशिया को सिवियर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स फेस करने पड़ रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट शिपमेंट्स रीडायरेक्ट करने में। अब इंडिया की कॉम्प्लेक्स स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं। इंडिया की कोल डिमांड 2024 में लगभग 8% ग्रो हुई है। साथ ही ये दुनिया के सबसे एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स में से एक परस्यू कर रहा है। 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी का टारगेट और साथ ही 50 गीगावाट की नई कोल कैपेसिटी बिल्ड हो रही है। लगता है इंडिया एनर्जी डिमांड के दोनों साइड्स पे बेट कर रहा है। इंडिया का कोल लॉजिस्टिक्स सिस्टम भी एक्सपैंड हो रहा है। 2030 तक कोल ट्रांसपोर्ट को रेल के थ्रू 64% से 75% तक ले जाने की प्लानिंग है और इसके लिए 38 प्रायोरिटी रेल प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है। बैटरी स्टोरेज सेक्टर में भी इंडिया बड़ी स्ट्राइड्स ले रहा है। बैटरी कॉस्ट 2021 के $450 पर किलोवाट पर आवर से गिरकर अब $200 पर किलोवाट पर आवर पर आ गए हैं। 16 गीगावाट पर आवर ग्रिड स्केल बैटरी स्टोरेज भी टेंडर हो चुकी है और इसमें से 211 मेगावाट पर आवर ऑपरेशनल है। ये ग्रोइंग रिन्यूएबल कैपेसिटी मैनेज करने में एक गेम चेंजर बन सकता है। ग्लोबल ट्रेंड्स में काफी अनसर्टेनिटीज देखने को मिल रहे हैं। आईईए प्रेडिक्ट कर रहा है कि ग्लोबल कोल डिमांड 2027 तक 8.87 बिलियन टन्स के लेवल पर प्लेटू करेगा। पर यहाँ एक बड़ा कैवियाट भी है। सिर्फ चाइना का वेदर वेरिएबिलिटी ही कोल डिमांड में 282 मिलियन टन्स का स्विंग ला सकता है। रीजनल वेरिएशंस की बात करें तो ये काफ़ी स्ट्राइकिंग है। डेवलप कंट्रीज में कोल कंजम्पशन स्ट्रक्चरल डिक्लाइन में है। ईयू में 12% और यूएस में 5% का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है।
इमर्जिंग एशिया स्पेशली ASEAN कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया और वियतनाम में कोल डिमांड 2027 तक हर साल 5% ग्रो कर सकती है। करंट कंडीशंस देखकर ये लग रहा है कि क्लीन और लीनियर एनर्जी ट्रांजिशन की जो उम्मीद थी वो रियल वर्ल्ड में बहुत मेसी और कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है। रिन्यूएबल में वर्ल्ड लीडर होने के बावजूद चाइना का 220 गीगावाट कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी अप्रूव करना इस कॉम्प्लेक्सिटी को परफेक्टली दिखाता है। ये एनर्जी ट्रांजिशन की मेसी रियलिटी का एक रिमाइंडर है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स के साथ डीपली जुड़ा है। तो चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। अब हम बात करेंगे भारत ग्लोबल डेवलपर्स के बारे में। इस कंपनी ने 2024 का सबसे शॉकिंग और बोल्ड मार्केट मैनिपुलेशन किया। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, एक अननोन कंपनी जो नवंबर 2023 में सिर्फ 16 रुपीज पर ट्रेड कर रही थी, एक साल के अंदर 1700 रुपीज तक पहुंच गई, यानी 105 टाइम्स का अनबिलीवेबल जंप। लेकिन ये कहानी सिर्फ नंबर्स की नहीं है, इसके पीछे एक काफी शॉकिंग मैनिपुलेशन का सेटअप है। सबसे पहले जरा इस कहानी का बैकग्राउंड चेक करते हैं। ये कंपनी जो पहले 1992 में परफेक्ट वीवर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी, काफी बार अपना नाम बदल चुकी है और आखिर में भारत ग्लोबल डेवलपर्स बन गई। दिसंबर 2023 में कुछ अजीब हुआ, पूरा मैनेजमेंट बदल दिया गया। 4 दिसंबर को एक ही दिन में कंपनी के ऑडिटर, डायरेक्टर और CFO ने रिजाइन कर दिया। उसी दिन 5 नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए गए और इसके बाद शुरू हुआ मार्केट मैनिपुलेशन का मास्टर क्लास। कंपनी ने 2 बहुत बड़े प्रेफरेंशियल शेयर्स के अलॉटमेंट्स किए। अप्रैल 2024 में 9.72 करोड़ शेयर्स सिर्फ 10 रुपए पर शेयर पर 31 लोगों को दिए गए। फिर अगस्त 2024 में 35 लाख शेयर्स 210 रुपीस पर शेयर पर 10 लोगों को दिए गए और इसका रिजल्ट सिर्फ 41 लोग कंपनी के 99.5% शेयर्स कंट्रोल करते हैं। सोचिए, एक ऐसी लिस्टेड कंपनी जिसमें सितंबर 2024 में 10,129 पब्लिक शेयर होल्डर्स थे और दिसंबर तक 44,976 शेयर होल्डर्स हो गए, लेकिन असली कंट्रोल सिर्फ 41 लोगों के हाथ में था। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी उतने ही सस्पिशियस थे। FY 2022-23 में रेवेन्यू सिर्फ 0.04 करोड़ रुपीस था, जो FY 23-24 में 25.78 करोड़ रुपीस तक जंप कर गया। और तो और अप्रैल से सितंबर 2024 के सिर्फ 6 महीनों में रेवेन्यू अचानक 283.54 करोड़ रुपीस तक बढ़ गया। और भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद कोई फिक्स्ड एसेट्स ही नहीं थे। इसके बाद आया फेक अनाउंसमेंट्स का ड्रामा। अक्टूबर 2024 के बाद जैसे ही पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स का लॉक इन पीरियड खत्म होने वाला था, कंपनी ने ग्रैंड अनाउंसमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया। 6 नए सब्सिडरीज बनाने का क्लेम किया, जो माइनिंग से एरोस्पेस तक हर जगह इन्वॉल्व था। बड़े बड़े ऑर्डर्स का अनाउंसमेंट्स भी किया। मैकेन से 300 करोड़ रुपीस, रिलायंस इंडस्ट्री से 120 करोड़ रुपीस, टाटा से 650 करोड़ रुपीस और दुबई की किसी सब्सिडरी से 251 करोड़ रुपीस के थ्रू। सेबी की इन्वेस्टिगेशन ने ये सब फॉल्स प्रूफ कर दिया। जो कॉन्ट्रैक्ट्स होने के क्लेम्स थे, या तो वो कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती थी या फिर उन्होंने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होना डिनाई कर दिया। एग्जाम्पल के लिए BGTL ने क्लेम किया कि वो रिलायंस के लिए एक हाईटेक रिफाइनरी यूनिट बिल्ड कर रहा है, जबकि रिलायंस ने क्लैरिफाई किया कि उन्होंने सिर्फ 155 करोड़ रुपीस के बेसिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लिए हैं। इन सारे शेयर इश्यूज और डिक्लेरेशंस के थ्रू उन 13 प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स ने प्राइस मैनिपुलेशन का फायदा उठाकर 21.17 लाख शेयर्स बेचे और 272 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। इन शेयर होल्डर्स में अकेले महादेव मनुभाई मगवाना ने ही 70 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमा लिया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मगवाना BGDL के 2 बैंक अकाउंट्स का ऑथराइज सिग्नेटरी भी था। इतना कुछ होने के बाद दिसंबर 23 को सेबी ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर इशू किया। BGDL के स्टॉक का ट्रेडिंग इंडेफिनेटली सस्पेंड कर दिया गया। कंपनी, मैनेजमेंट और उन 13 शेयर होल्डर्स को कैपिटल मार्केट्स एक्सेस करने से बैन किया गया। 272 करोड़ रुपीस के इलीगल प्रॉफिट्स को इंपाउंड किया गया और सभी 47 इन्वॉल्व लोगों को अपनी टोटल एसेट्स का 15 वर्किंग डेज के अंदर इन्वेंट्री देने का ऑर्डर दिया गया। BGDL का एक और शेडी टैक्टिक था बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट। BGDL ने अनाउंस किया कि शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले 18 नए शेयर्स मिलेंगे।
इस इशू का रिकॉर्ड डेट 26 दिसंबर सेट किया गया। ये एक कंपनी का कोई बहुत जेनरस मूव नहीं था, ये एक केयरफुली प्लान ट्रैप था रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। फ्री शेयर्स का लालच देके कंपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बढ़ाना चाहता था और इनसाइडर्स अपने शेयर्स इन इन्वेस्टर्स पे डंप करना चाहते थे। सेबी का इंटरवेंशन एकदम सही समय पे आया और एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को होने के पहले रोक दिया। ये केस हमें एक सिंपल बट इंपॉर्टेंट लेसन देती है, ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। अगर एक कंपनी बिना किसी सॉलिड बिजनेस के मैसिव ऑर्डर्स का क्लेम करे और एक साल में 105 टाइम्स ग्रो हो जाए, तो ये सिर्फ रेड फ्लैग नहीं बल्कि उनका पूरा परेड है। तो ये थी आज की कहानियां। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडिगो जो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है और जिसके फ्लीट में 427 एयरक्राफ्ट्स हैं, अब सर्जिंग इंटरनेशनल ट्रैवल डिमांड्स को हैंडल करने के लिए 6 बोइंग 787 प्लेन्स वेट लीजिंग कर रही है। ये मूव अप्रैल में की गई 30 एयरबस A350 एयरक्राफ्ट की ऑर्डर के बाद आई है, जिनकी डिलीवरीज 2027 में स्टार्ट होंगी। दूसरा, CAI यानी कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2025-26 के बजट में 500 करोड़ रुपीस का एलोकेशन मांगा है ड्रिप इरिगेशन को प्रमोट करने के लिए। इस इनिशिएटिव का एम है रेन फेड रीजन्स में कॉटन यील्ड्स को बूस्ट करना। ये रीजन्स इंडिया के टोटल कॉटन प्रोडक्शन का 67% कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वाटर स्कैरसिटी का सामना भी करते हैं। फाइनली, प्रीपेड वॉलेट्स में 2024 में 20.4% की गिरावट देखी गई, जो जनवरी के 144 करोड़ से गिरकर नवंबर में 114 करोड़ पर आ गई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 16.7% का डिक्लाइन हुआ। रेगुलेटरी एक्शंस की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट में 42% की गिरावट आई, जबकि एयरटेल पेमेंट बैंक वॉलेट में ईयर ऑन ईयर 48.5% का ड्रॉप हुआ। तो ये थी आज की बड़ी कहानियां। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।